मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लगाई है अकाउंट के ऊपर, ऑर्डर बाय मैंने इसको नेम करा है और मेरे पास ये रिकॉर्ड्स है अप्रॉक्स, इसमें टोटल 30 रिकॉर्ड्स है। ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है, एक सेकंड, अपन देखते हैं अपने पास एक तो होता है ऑफसेट, एक होता है लिमिट। ये अपन कब काम में लेते हैं, सपोज को जैसे अपन कई बार रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो अपने पास पेजिंग आता है। पेजिंग जानते हो, जैसे मान लो 100 रिकॉर्ड से लेकर हमको 10 ही डिस्प्ले करने हैं, तो हम नेक्स्ट पे अगले 10 डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पे अगले 10 डिस्प्ले करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है ना? तो वहाँ पे हम ऑफसेट को काम में लेते हैं। अगर हमारी सॉर्टिंग मतलब सॉरी पेजिंग अगर हमको डेटाबेस से बाइंड अप करना है कि डेटाबेस से हर बार लेटेस्ट रिकॉर्ड्स आएंगे, तो ऑफसेट कीवर्ड हमारे पास काम में आता है। कई बार हम उसको पेजिंग को क्लाइंट साइड पे हैंडल कर लेते हैं, मतलब रिकॉर्ड 400 पूरे लिया है क्लाइंट साइड पे और क्लाइंट साइड पे पेजिंग लगा के पूरे डेटा को वहीं के वहीं हम घुमाते रहते हैं। ठीक है? और कई बार हम क्या करते हैं, इसको सेल्सफोर्स के डेटाबेस से बाइंड अप करते हैं और वहाँ से लेटेस्ट रिकॉर्ड हमेशा फिश करके लाते हैं। ठीक है? तो अपनी क्वेरी इस तरीके से होती है, सिलेक्ट आईडी नेम। ठीक है? ये अपन फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर अपना ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद अपने कोई कंडीशन, वेयर कंडीशन, जैसे कुछ भी आगे आपने कंडीशन डाल दी, राइट? वेयर कंडीशन, आपको अगर कुछ ग्रुप बाय करना है तो वो कर लो, अदरवाइज फिर आपका चालू होता है ऑफसेट एंड लिमिट। लिमिट एंड ऑफसेट। अब यहाँ पे लिमिट क्या करता है, लिमिट क्या करता है कि जब भी आप पेजिंग से लगाते हो तो आपसे पूछता है कि आपको कितने रोज आपको डिस्प्ले करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको 1 of 25, लेकिन मेरे से पूछता है कि आपको 25 रिकॉर्ड्स पर पेज दिखाना है या 50 रिकॉर्ड्स पर पेज दिखाना है। दिख रहा है ये आपको? यस सर। है ना? ये अपने को हैंडल करना पड़ता है। तो लिमिट मतलब आपको कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं टू डिस्प्ले। ठीक है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले। और ऑफसेट का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू स्किप, आपको कितने रिकॉर्ड स्किप करने हैं। ठीक है? स्किप इन द सेंस, अगर मान लो मेरे पास जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये पहले आप समझ लो क्या होता है लिमिट एंड ऑफसेट। लिमिट होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले और ऑफसेट होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू स्किप, मतलब उन रिकॉर्ड्स को हम स्किप करेंगे। ठीक है? अब मैं आता हूँ वापस मेरी क्वेरी के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी मारी, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय नेम। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 30 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ पे लिमिट और ऑफसेट लगाता हूँ। मैंने इसका क्लोन करा, क्लोन करने के बाद मैंने क्या करा, लिमिट 10, मान लो मेरा पेज का साइज 10 का है तो लिमिट 10, ऑफसेट 0। ठीक है? ऑफसेट 0 का मतलब मैं स्टार्टिंग में कोई भी रिकॉर्ड को स्किप नहीं कर रहा। ये जो बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका से होटल 115 तक में कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो सेम ऑर्डर है। बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका से होटल 115 तक आपके 10 रिकॉर्ड्स हो गए, 10 मेरे को विजिबल हो गए, राइट? यस सर। अब मान लो कि अपने विजुअल फोर्स पेज पे अपने 10 रिकॉर्ड दिखा दिए ये वाले। अब कस्टमर ने अगर नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे क्या होगा, जैसे वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो अपन ऑफसेट के अंदर क्या करेंगे, जो पहले के 10 रिकॉर्ड दिखाए थे दोबारा थोड़ी दिखाएंगे, तो उसको आगे के 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं हमारे को। समझ रहे हो बात को आप? यस सर। तो ऑफसेट में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड को स्किप कर देंगे, मतलब हम वहां से पैरामीटर सेट करके ले आएंगे कि क्लाइंट ने नेक्स्ट पे क्लिक करा है, नेक्स्ट पे क्लिक करा है तो हमने शुरू के 10 रिकॉर्ड को स्किप कर दिया। ठीक है? मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अब मेरे पास होटल 116 से टेस्ट एग्रीकल्चर अकाउंट तक रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए पेज के ऊपर। तो होटल 116 मतलब उसका अगला रिकॉर्ड यहाँ से टेस्ट एग्रीकल्चर अकाउंट तक मेरे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है? अगर मैं ऑफसेट 20, अब नेक्स्ट जैसे क्लाइंट ने नेक्स्ट क्लिक और कर दिया तो मैं क्या करूंगा, अब 20 रिकॉर्ड को स्किप करूंगा। तो टेस्ट होटल 1 से जोडल टेक्नोलॉजी, टेस्ट होटल 1 से लास्ट के जो 10 रिकॉर्ड थे वो विजिबल हो गए। क्लियर है? अब मान लो क्लाइंट ने फिर नेक्स्ट क्लियर कर दिया या अपने बटन डिसेबल रखा सपोज करो, तो अगर मैं 30 रिकॉर्ड स्किप करता हूं तो मेरे पास टोटल रिकॉर्ड ही 30 थे। अगर मैं 30 के 30 स्किप कर देता तो मेरे पास 0 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो लिमिट और ऑफसेट वाले में आपको कोई डाउट है तो आप बताओ कि अपन कब यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ पेजिंग। नो सर। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक सर। है। इसमें अपना एक टॉपिक में शुरू होता है डिफरेंट टूल्स यूज्ड। ठीक है ना, कि अपन एसओक्यूएल क्वेरी के लिए क्या क्या टूल्स काम में लेते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका आपका एक डेवलपर कंसोल होता है। यहाँ से आप रिकॉर्ड्स को क्वेरी कर सकते हो, राइट? ये बताता है विंडो आपको, यहाँ पे क्वेरी एडिटर में आप क्वेरी लिखोगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो आपके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। यस सर। ये मेरे पास 30 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है? और एक इसका मतलब थोड़ा सा फेमस टूल होता है जो सेल्सफोर्स की तरफ से होता है, वर्क बेंच उसको बोलते हैं। ठीक है? अगर आप वर्क बेंच लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे workbench.developerforce.com करके एक वेबसाइट आएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपसे लॉगिन के लिए पूछता है आपका एनवायरनमेंट कौन सा है। जो आपका डेव एनवायरनमेंट जिस पे आप काम करते हो वो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। क्लाइंट के लिए जब आप काम करते हो वहाँ पे आपको सैंडबॉक्सेस में मिलते हैं। तो test.salesforce.com के लिए सैंडबॉक्स है, login.salesforce.com के लिए प्रोडक्शन है। मैंने इसको एग्री करा, मेरे से अलाउ पूछ रहा है कौन से यूजर आईडी के लिए जिसको मैंने करंटली भी लॉगिन कर रखा है। ठीक है? अगर ये करंटली मेरे पास लॉगिन नहीं होता तो मेरे पास यहाँ पे क्रेडेंशियल मांगता। ओके,
तो ये आपका वर्क बेंच है, ठीक है। यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, एक बार अपन देख लेते हैं कि ऐसे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि आपके वर्क में कितने स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, क्या मेटा डेटा टाइप्स एंड कंपोनेंट्स है, सेशन की इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, तीन चीज तो आपको इन्फॉर्म देता ही है। क्वेरीज में आपको एसओक्यूएल क्वेरी, एसिंक्रोनस एसओएल क्वेरी, एसओएसएल सर्च एंड स्ट्रीम पुश टॉपिक्स, ठीक है। देन डेटा के साथ आप जैसे अपन ने डेटा लोडर पढ़ा था या इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड पढ़ा था, तो यहाँ से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, पर्ची, ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। माइग्रेशन क्या होता है, जब आप डेवलपमेंट कर लेते हो, टेस्ट मतलब डेव एनवायरनमेंट, जब उन चीजों को आप प्रोडक्शन में पुश करते हो या एसआईटी यूएटी पे पुश करते हो, तो वहां से आप डिप्लॉय करते हो, तो यहाँ से डिप्लॉय रिट्राई दोनों कर सकते हैं अपन। और ये यूटिलिटीज है, जैसे अगर आपको कोई रेस्ट एपीआई वगैरह रन करके देखनी है, तो आप यहाँ से रन कर सकते हो, ठीक है। तो अपन जो पढ़ रहे थे वो एसओक्यूएल क्वेरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एसओक्यूएल क्वेरी पे मैंने क्लिक करा, देन ये मेरे से पूछेगा कि किस ऑब्जेक्ट पे आपको क्वेरी लगानी है, जैसे मान लो मेरे को अकाउंट पे लगानी है, ठीक है। तो अकाउंट के सारे फील्ड्स यहाँ पे विजिबल हो गए, कौन कौन से फील्ड्स अपने को लेना है, जैसे अकाउंट नंबर लेना है, अकाउंट सोर्स लेना है, या कंट्रोल दबा के मैं मल्टीपल फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दिखा आपको ये, तो क्वेरी नीचे ऑटोमेटिकली बन रही है, ये मैंने क्वेरी कर दिया। मेरे पास टोटल 30 रिकॉर्ड्स थे, वो आ गए। उसके बाद मेरे से पूछता है व्यू एज, लिस्ट में देखना है मैट्रिक्स बल्क सीएसवी बल्क एसएमएल, ठीक है। अगर मेरे को सीएसवी डाउनलोड करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सेम जो दिख रहा है ये मेरे को सीएसवी में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछता है कि एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, डिलीट और आर्काइवल रिकॉर्ड्स, मतलब वो रिकॉर्ड्स जो आपने डिलीट कर दिया, जो रिकॉर्ड आपने आर्काइव कर दिया, उनको भी इंक्लूड करना है क्या। तो आप इंक्लूड करोगे तो उनका अकाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका वर्कबेंच होता है क्वेरी लगाने के लिए। इसमें कोई डाउट है तो आप बताओ, वर्कबेंच से क्वेरी कैसे लगाते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, पावर सीरीज में इसको यूज क्या करते हैं, मतलब जब इसको यूज कब करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जब अपन रियल टाइम कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। तो वहाँ पे आपको लैपटॉप पे कुछ भी चीजों को इंस्टॉल करने के लिए मना कर रखा होता है कि आप कुछ भी टूल इंस्टॉल नहीं करोगे विदाउट आईटी परमिशन के। अगर आपने आईटी में रिक्वेस्ट रेज करी तो 3 दिन लगते हैं उसको इशू को रिजॉल्व होने में। जैसे मान लो मेरे को डेटा लोडर इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। तो अब मैं डेटा लोडर इंस्टॉल करूंगा, तो मैंने आज टिकट रेज करा, 3 दिन बाद वो मेरे कंप्यूटर पीसी पे इंस्टॉल होगा, और मेरे पास कोई काम ऐसा है जो मेरे को पीओसी करनी है और आज ही खत्म करके देना है। उस केस में आप वर्कबेंच यूज करते हो। सेकंड केस, डेटा लोडर अगर आप यूज करते हो, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी यहाँ पे क्वेरी करी, क्वेरी मेरे को सीएसवी फॉर्मेट में बाहर चाहिए, सीएसवी के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं डेवलपर कंसोल में जब क्वेरी मारता हूँ तो मैं यहाँ पे सीएसवी फॉर्मेट नहीं निकाल सकता, समझ रहे हो। तो उस केस में मैं वर्कबेंच जाऊंगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे मेरे को क्वेरी लिखनी पड़ती है डेवलपर कंसोल पे कि मेरे को कौन कौन से फील्ड्स को क्वेरी मारना है। मेरे को ये भी आइडेंटिफाई नहीं होता कि यहाँ पे कौन सा फील्ड्स है। वर्क बेंच में आपको पूरी लिस्ट ऑफ फील्ड्स मिलते हैं कि आपको कौन सा फील्ड मारना है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल फील्ड्स आपको यहाँ विजिबल है सामने, ओके, ओके ठीक है। इसमें आपका एग्रीगेट फंक्शन बच रहा है, ठीक है ना। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, कुछ पता है एग्रीगेट, व्हाट द मीनिंग वर्ड, मतलब उसका एग्रीगेट का मतलब क्या होता सम काउंट मैक्स मिन वो निकालने का। है, राइट, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम अकाउंट। तो 30 रिकॉर्ड्स मेरे पास काउंट होकर आ गए, विजिबल है, ये मैं एग्रीगेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, काउंट लगा के, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने ऐसा कर दिया, एवीजी अमाउंट, मेरे को एवरेज अमाउंट चाहिए फ्रॉम अकाउंट से। अकाउंट पे अमाउंट नहीं होता क्या, एक सेकंड, रेवेन्यू कहाँ गया, एनुअल रेवेन्यू। तो एवरेज एनुअल रेवेन्यू सारे अकाउंट का ही आ रहा है। जैसे मान लो 30 अकाउंट को इसने एनुअल रेवेन्यू को प्लस कराया, देन डिवाइड बाय 30 कर दिया, तो एवरेज आ गया, ठीक है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ग्रुप बाय इंडस्ट्री। अब जो मेरे पास रिजल्ट आया वो एग्रीकल्चर वाली इंडस्ट्री का 6000 एनुअल रेवेन्यू आया, इस तरीके से आ गया मेरे पास। क्लियर है कि मैंने ये कैसे लगाया, मैंने उसको ग्रुप बाय कर दिया इंडस्ट्री से, देन इंडस्ट्री के साथ में मैंने एवरेज एनुअल रेवेन्यू निकाल लिया, तो मेरे को इंडस्ट्री वाइज एनुअल रेवेन्यू मिल चुका है। एग्रीकल्चर के अंदर 3 अकाउंट थे, अपीयरल के अंदर एक अकाउंट था, इस तरीके से मेरे पास काउंट भी आ गया है कि ये जो एवरेज निकला है कितने अकाउंट को जोड़ने के बाद उसको डिवाइड करा गया है। बाकी 15 अकाउंट पे मेरे पास इंडस्ट्री अवेलेबल थी तो वो आ चुका है, बाकी जो ब्लैंक थे 15 वो यहाँ पे आ गए, क्योंकि 15 अकाउंट में इंडस्ट्री सेट नहीं थी, तो उसका एवरेज ना तो एनुअल रेवेन्यू था ना उसका इंडस्ट्री का वैल्यू था। अब इसको कोड में कैसे यूज करते हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि एग्रीगेट रिजल्ट थोड़ा सा अलग होता है कोड में यूज करने के लिए। स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ ठीक है।
ठीक है। मैंने क्या करा है, एग्रीगेट रिजल्ट, लिस्ट ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट लिया है, देन सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम अकाउंट निकाला है और उसको डिबग करा लिया। एग्रीगेट रिजल्ट 0, क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक ही रो, हमेशा 1 रो रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो मैंने 0 लगा के इसको गेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे क्या होता है, कई बार मैं मल्टीपल चीज़ों को गेट करने की कोशिश करता हूँ। मल्टीपल चीज़ें इन द सेंस, जैसे मान लो मैंने काउंट आईडी भी निकाल लिया, मैंने इंडस्ट्री भी निकाल लिया और मैंने एवरेज ऑफ एनुअल रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ निकाल ली, ठीक है। ग्रुप बाय इंडस्ट्री, वेयर इंडस्ट्री नॉट इक्वल टू नल, ये मैंने क्वेरी मार दी। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 3 आएँगे, काउंट आएगा एक तो, उसकी इंडस्ट्री आएगी और एवरेज एनुअल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो जब भी अपन एग्रीकल्चर रिजल्ट पे क्वेरी मारते हैं, तो उसके जो एग्रीगेट वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे काउंट है, एवरेज है, जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसी ऑर्डर के अंदर आएगा एक्सप्रेशन 0 और एक्सप्रेशन 1। इसका अगर आपने आगे कुछ और लिखा है तो वो भी एक्सप्रेशन 2, 3 करके ऐसे करके आता है वो। समझ गए बात को आप? मैं क्या बोल रहा हूँ? वो सारे एग्रीगेट फंक्शन जो आप क्वेरी में लिखते हो, सेम उसी ऑर्डर में वो एक्सप्रेशन 0, 1, 2, 3 करके आते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे गेट करना है, तो मैं लिखा डॉट गेट एक्सप 0, ठीक है, एक्सप्रेशन 0। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक्सप्रेशन 0 में काउंट आना चाहिए, जो मेरे पास कितना आता है वो अलग-अलग आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डेटा आएगा, तो मैं लूप लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप बाय इंडस्ट्री से कर दिया है ना। मैंने एक्सप्रेशन 0 को भी प्रिंट कर लिया, एक्सप्रेशन 1 को भी प्रिंट कर लिया। जो 1 0 पे है वो काउंट होगा और जो 1 पे है वो एवरेज होगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक्सप्रेशन 0, EXPRS 0, ये बार मैं कंफर्म कर लूँ किस नाम से आता है वो। EXPR मैंने एस ज़्यादा लगा दिया था, ठीक है। EXPR है ना एक्सप्रेशन, स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया, ठीक है। काउंट 3 था, एवरेज 6000 था। ये हमेशा 0 क्यों आ रहा है? सेम रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? मैंने गलती कर दी क्या? ये 0 गेट कर रखा है यहाँ पे। एजी, 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 ठीक है। एग्रीकल्चर का काउंट 3 है, एवरेज 6000, अप्रैल का काउंट 1 है, एवरेज ये करके आया है। ये आपको विजिबल करा रहा है इस तरीके से, लेकिन जब आप इसको अपेक्स कोड में यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा यहाँ पे, है ना? इसने दिखाने के लिए आपको इस फॉर्मेट में दिखा दिया, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में। तो क्लियर है? इस कोड में अगर ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आता, आप मेरे को बताओ। ये अपना एग्रीगेट रिजल्ट का था कि इसको कोड में कैसे हैंडल करते हैं। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, समझ में आया नहीं आया ये वाला? आ गया। क्लियर है ना? मतलब जितने आप एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे ऐड करोगे, उसी ऑर्डर में 0 और 1 के फॉर्म में वो आपके पास आते जाएँगे। ठीक है? एक छोटा-सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने एवरेज एनुअल रेवेन्यू को पहले लिख दिया और इंडस्ट्री को मतलब अकाउंट को मैंने बाद में लिख दिया। तो काउंट के सामने अब क्या आएगा? एवरेज आएगा और ये वाला जो काउंट था जो यहाँ आ रहा था पहले, अब कहाँ आएगा? एवरेज की जगह पे आएगा। मतलब डेटा अपना आगे-पीछे आएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ऑर्डर सही आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है? काउंट 6000, एवरेज 3, तो उल्टा आ रहा है, जबकि एवरेज 6000 था, काउंट 3 था, राइट? तो जो ऑर्डर आप क्वेरी में लिखोगे वही ऑर्डर आपको एग्रीगेट रिजल्ट में मिलेगा।
अपने अकाउंट ट्रिगर अपने बनाए थे, जब अपने ट्रिगर अपने स्टार्ट करा था, ठीक है? इसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक मिनट होल्ड रखना ना। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना आपको मेरी? Yes, हाँ sir. ठीक है, मान लो मैंने कोई कस्टम लॉजिक लिखा है, चाहे मैंने इंसर्ट करने के लिए लिखा हो, चाहे मैंने अपडेट करने के लिए लिखा हो, मैंने एक लिस्ट गेट करी है। अगर मैं इंसर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इस लिस्ट में नया अकाउंट का रिकॉर्ड बना के इसको इंसर्ट करता चला जाऊंगा। अकाउंट का रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं? इन द सेंस, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, अकाउंट A1 इक्वल टू न्यू अकाउंट, उसमें मैंने नेम पास कर दिया test1, और इस A1 को मैंने ऐड कर दिया लिस्ट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो मैंने एक नया अकाउंट बना के इस लिस्ट में ऐड कर दिया, इस लिस्ट को मैं इंसर्ट कर रहा हूं। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट और डेटाबेस डॉट इंसर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई कुछ आइडिया है आप लोगों को? हम्म? No, sir. देखो, सपोज करो कि मेरे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट में 100 रिकॉर्ड है। कितने हैं? 100 है, ठीक है? मैंने कोई ऑपरेशन पर, मतलब मैंने कोई मेरा लॉजिक इंप्लीमेंट करा, देन मान लो उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने पे क्या होगा कि अगर 100 रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड पे भी एरर आ गई, तो पूरे 100 के 100 रिकॉर्ड मेरे रोल बैक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रोल बैक हो जाएंगे, मतलब कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, पूरी लिस्ट की लिस्ट इंसर्ट नहीं होगी। अगर मैंने डेटाबेस डॉट इंसर्ट लिखा है और लिस्ट ऑफ अकाउंट में अगर 100 रिकॉर्ड है, पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड पे एरर आ गई, ठीक है, तो मेरे 99 तो इंसर्ट हो जाएंगे, एक रिकॉर्ड पर इंसर्ट नहीं होगा। हुआ डिफरेंस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं सिंपल 100 रिकॉर्ड है, कोई वैलिडेशन रूल की वजह से या कोई किसी और चीज की वजह से एक रिकॉर्ड मेरा मैच क्राइटेरिया नहीं कर पाया और वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से 99 रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं होंगे। ये होता है इंसर्ट, अगर अपन डायरेक्ट यूज करते हैं तो। और डेटाबेस डॉट इंसर्ट यूज करने से क्या होता है कि अगर एक में भी एरर है, तो जिनमें एरर है वो ही इंसर्ट नहीं होंगे, बाकी सारे आपके इंसर्ट हो जाएंगे। सेम केस आपके डेटाबेस डॉट अपडेट के लिए भी होता है। अगर आपने डेटाबेस डॉट अपडेट लिखा है, 100 रिकॉर्ड है, अगर एक में एरर आई है तो बाकी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, वो एक रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। और अगर आपने डायरेक्ट अपडेट लिखा है बाहर, अगर एक भी रिकॉर्ड में एरर आ गई, तो आपके सारे रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे, पूरी लिस्ट की लिस्ट अपडेट नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। ट्रिगर में और कुछ सिनेरियो कवर करना है आपको? ऐसा लगता है कि कुछ ट्रिगर में और पढ़ना बाकी रह गया? क्योंकि ट्रिगर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे अपन ने खत्म कर दिया, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं या कुछ जो अपने को करना है। ट्रिगर में एरर कब कब आती है? आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक छोटा सा मैं आपसे बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे को किसी ने यूज केस दिया। आपको पता है यूजर अपने दो तरीके के होते हैं सेल्सफोर्स में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इनका दोनों का तरीका पता है क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मेरे को? कुछ आइडिया है एक्सटर्नल यूजर इंटरनल यूजर क्या होता है? इंटरनल यूजर सर खुद की org में होते हैं, मतलब खुद की org का डेटा एक्सेस कर लेते हैं। और एक्सटर्नल? और एक्सटर्नल आई थिंक दूसरी org से डेटा को आईडी के थ्रू दिया जाता है। नहीं, वो आप जो बात कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, वो इंटीग्रेशन यूजर जो होता है वो सेल्सफोर्स में इंटरनली होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल का सेंस क्या होता है? इंटरनल का बताता हूँ मैं पहले आपको। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिनका लाइसेंस सेल्सफोर्स या सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब वो सारे यूजर्स जिनका लाइसेंस सेल्सफोर्स या सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होगा, वो आपके इंटरनल यूजर्स होंगे। और एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनका लाइसेंस आपका कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? कम्युनिटी। आपके कम्युनिटी में मल्टीपल लाइसेंस होते हैं, जैसे कस्टमर कम्युनिटी प्लस, पार्टनर कम्युनिटी प्लस। ठीक है, तो कम्युनिटी इन द सेंस क्या होता है कि वो यूजर, आप जैसे आपके एक सेल्सफोर्स org है, ठीक है, आपने उस पर कम्युनिटी बना दी। कम्युनिटी क्या होता है? एक तरीके से वेबसाइट होती है, साइट तरीके से, जिसमें आप लिमिटेड डेटा को एक्सेस देते हो बाहर वाले यूजर्स को। वो आएगा, अपना केस क्रिएट करेगा और वापस चला जाएगा। बाकी अपने इंटरनल डेटा का उसको एक्सेस नहीं होता है।
समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाते हो तो आप क्या करते हो, ओनली आप सिर्फ शॉपिंग से रिलेटेड चीजें दिखती है आपको, कि आपको क्या चीज परचेज करनी है, आपने कार्ट में ऐड करा, आपने पेमेंट करा, आपका काम खत्म। लेकिन जो फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय होते हैं, उनको पूरा उनका इंटरनल चीज दिखता है। जैसे मान लो आपको अगर फ्लिपकार्ट पे कुछ इशू आया, आपने केस क्रिएट करा कस्टमर सपोर्ट पे कि ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा नहीं था या मेरे को रिटर्न करना है, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, तो आपने जो चीजें केस क्रिएट करा, तो वो केसेस हर कोई थोड़ी देख सकता है। जो उनके इंटरनल यूजर्स है, जो उनके एम्प्लॉय है, वो देख सकते हैं। जो केस क्रिएट करता है वो एक्सटर्नल यूजर है, जो उनको देख के उनको सॉर्ट आउट करता है वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस होता है, जो थोड़ा बहुत, जैसे मान लो अगर सेल्सफोर्स में 40-50 ऑब्जेक्ट्स है, तो 5-7 ऑब्जेक्ट्स पे आपको एक्सेस दे दिया, आपका काम हो गया, ये आपको एक्सटर्नल यूजर के लिए दिया जाता है। तो जब भी हम एक्सटर्नल यूजर सेल्सफोर्स में बनाते हैं, तो वो आपका कन्वर्ट होता है कॉन्टैक्ट से। किससे कन्वर्ट होता है? कॉन्टैक्ट से। जैसे आपने अकाउंट अकाउंट कॉन्टैक्ट अकाउंट को आपने कस्टमर अनेबल या पार्टनर अनेबल करा, देन उसके कॉन्टैक्ट को आप अनेबल एज एक्सटर्नल यूजर करते हो, तो कॉन्टैक्ट आपका यूजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो कॉन्टैक्ट होता है वो फिर आपके सेल्सफोर्स में लॉगिन कर सकता है एज ए कम्युनिटी, ठीक है? और ये जो कॉन्टैक्ट की आईडी होती है, ये रेफरेंस होती है यूजर के ऊपर। कहाँ पे होती है? यूजर। यूजर पे आपकी कॉन्टैक्ट की आईडी होती है, ठीक? ये मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, क्योंकि कम्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कम्युनिटी क्लाउड होता है पूरा सेल्सफोर्स का, ओके? तो अब मान लो कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए रियल टाइम में कि मैंने अगर कॉन्टैक्ट को इनएक्टिव करा, तो यूजर मेरा डीएक्टिव होना चाहिए। अगर मैंने कॉन्टैक्ट को इनएक्टिव कर दिया, तो वो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है? या मैंने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करा, तो यूजर मेरा वापस एक्टिव होना चाहिए। समझ रहे हो? या मैंने कॉन्टैक्ट पे अगर रोल चेंज करा, तो यूजर के ऊपर रोल चेंज हो जाना चाहिए। इस तरह के अगर रियल टाइम सिनेरियो आते हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या ऑप्शन होता है इस तरह के सिनेरियो को परफॉर्म करने के लिए? ट्रिगर बना देंगे। ट्रिगर बनाऊंगा, ठीक है? चलो मान लो आपने ट्रिगर बना दिया, तो ट्रिगर बना दिया, तो आप ट्रिगर के लिए कोड किस कंटेक्स्ट में लिखोगे? बताओगे मार्को मेरे को? जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मैंने कॉन्टैक्ट को इनएक्टिव कर दिया, तो यूजर मेरा इनएक्टिव होना चाहिए। अब ये ट्रिगर किस कंटेक्स्ट में जाएगा? कंटेक्स्ट का अपडेट। अपडेट में जाएगा, ठीक है? अब ये बिफोर में जाएगा या आफ्टर में जाएगा? आफ्टर अपडेट में जाएगा। आफ्टर अपडेट में जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आपकी बात सही है। लेकिन जो बंदा इंटरव्यू लेगा, वो आपको ये बोलेगा कि आपका काम ये जो आपने आफ्टर अपडेट बोला, ये तो चलो ठीक है। अब अगर मान लो आफ्टर अपडेट में आफ्टर अपडेट में मैंने कोड लिखा, मैं कोड क्या लिखूंगा? कुछ आइडिया दूंगा आप मेरे को कि यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ होना चाहिए? एक डमी आइडिया दे दो मेरे को। थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाए आपकी, इसलिए थोड़ा सा सर बता रहा हूँ ये। कॉन्टेक्ट से हम क्वेरी करेंगे। कॉन्टैक्ट जो आईडी तो आपको ऑलरेडी ट्रिगर में मिल जाएगी। मतलब आप क्या करोगे? जैसे मान लो आफ्टर अपडेट पे आप आए, आफ्टर अपडेट पे आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट तो मिलेगा ही ना? ये मिलेगा आपको वहाँ पे ट्रिगर से। यस सर। आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट मिला, तो आपने क्या करा? फॉर लूप चला दिया। फॉर लूप में आपने ये करा है कि कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस सी बना के लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट में इसको आपने चलाया। फिर आपने कंडीशन चेक करी, सी डॉट जो इज एक्टिव इक्वल टू क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, राइट? ये चेक करोगे आप? ये चेक करोगे तो आपने एक सेट बना रखा होगा ऊपर, सेट ऑफ कॉन्टैक्ट आईडी इस तरीके से, और उसमें आपने कॉन्टैक्ट आईडी को ऐड कर दिया, सी डॉट आईडी, राइट? जब आपका लूप पूरा इटरेट हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? लिस्ट ऑफ यूजर को फेच करोगे। बताना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो। लिस्ट ऑफ यूजर फेच करोगे, सिलेक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी इज एक्टिव फ्रॉम यूजर वेयर कॉन्टैक्ट आईडी इन सेट ऑफ कॉन्टैक्ट आईडी, राइट? यस सर। ये लिखोगे, वेयर कॉन्टैक्ट आईडी इन सेट ऑफ कॉन्टैक्ट आईडी एंड इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू। जो ट्रू है मतलब जो एक्टिव है उन्हीं को तो आप इनएक्टिव करोगे, जो ऑलरेडी इनएक्टिव उनको तो मतलब ही नहीं करने से, राइट? यस सर। फिर आप फॉर लगाओगे यहाँ पे, आप यूजर को इटरेट करोगे, यूजर का इज एक्टिव को फॉल्स करोगे, देन लिस्ट ऑफ यूजर को अपडेट कर दूंगा। ये तरीका है, यस सर। ठीक है? अगर आप सेम कोड लिखोगे तो आपका कोड आपको एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा। सेल्सफोर्स हमको ये बोलता है कि जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट साथ में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अकाउंट है, कॉन्टेक्ट है, आपके जो एस ऑब्जेक्ट है, जैसे अपॉर्चुनिटी है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, ये आपके नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सेटअप। अब जैसे यूजर है, ये आपका सेटअप ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सेटअप ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को जब आप साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपके पास एक्सेप्शन आती है, मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन। कौन सी आती है? मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन। मतलब आपने मिक्स कर दिया सेटअप को, नॉन सेटअप को, तो वहां पे आपका ये कोड नहीं चलेगा। तो कभी भी अगर इंटरव्यू में कोई आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो मेरे को कॉन्टैक्ट के अपडेट पे यूजर को अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो आप उसको सिंपल ये नहीं बोल सकते कि आप ट्रिगर में आप कोड लिखोगे, लिस्ट ऑफ यूजर गेट करके लिस्ट ऑफ यूजर को अपडेट मार दोगे। वो गलत है। वहां पे आपके पास डीएमएल एक्सेप्शन आएगी। क्या करोगे? कुछ आइडिया? तो क्या तरीका है आपके सर पास? एडमिन यूज कर सकते हैं वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर। वर्क फ्लो की अगर मैं बात करूंगा, तो अपने साथ पढ़ा था कि वर्क फ्लो आपके सेम रिकॉर्ड पे सॉरी काम करेगा। हाँ प्रोसेस बिल्डर यूज कर सकते हैं। तो वो तो उसमें भी आएगी। सेल्सफोर्स ने अगर ये बोल दिया कि सेटअप और नॉन सेटअप आप साथ में काम नहीं कर सकते, तो वो चाहे ट्रिगर में करो चाहे प्रोसेस बिल्डर में करो। प्रोसेस बिल्डर क्या है? इसे पार्ट ऑफ ट्रिगर ही तो है। वो एक पर्टिकुलर इवेंट में फायर होता है, वो या तो अपडेट में फायर होगा या इंसर्ट में फायर होगा, राइट? यस सर। तो आप सेल्सफोर्स को धोखा थोड़ी दे सकते हो। उसने जो बोल दिया वो बोल दिया उसने। ठीक
ठीक है? इसके लिए अपने पास मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, आज तो खैर वो टॉपिक क्लियर कवर नहीं हो पाएगा। फ्यूचर मेथड होते हैं, फ्यूचर मेथड्स और क्यूएबल मेथड इस तरीके से अपने पास होते हैं जिनके थ्रू हम इन चीजों को परफॉर्म करते हैं। सेल्सफोर्स ये बोलता है कि आप सिंगल ट्रांजैक्शन में काम नहीं कर सकते। किसमें? सिंगल ट्रांजैक्शन में। सिंगल ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? आपका ट्रिगर चल रहा है, ट्रिगर ऊपर से चलते हुआ रहा है, उसका मल्टीपल कोड चला, वो आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन आप एसिंक्रोनस कॉल में तो उस काम को कर सकते हो ना सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर। मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर आपका नॉन सेटअप मेथड का चल रहा है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन आप स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दो नॉन सेटअप मेथड के, सेटअप ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है? तो फ्यूचर मेथड जो होता है वो आपको एसिंक्रोनस कॉल देता है। क्या देता है? एसिंक्रोनस, मतलब यहां से आप जो भी काम करोगे वो आपके नए ट्रांजैक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, जो पीछे बैकएंड में चलता रहेगा। तो जो फ्यूचर मेथड के टॉपिक है वो अपन आगे कवर करेंगे, अभी आज कवर भी नहीं हो पाएगा ये। कोई डाउट है तो बताओ आप। नो सर। तो ये जो टाइम 6:30 वाला रखा है, ये सबके लिए ओके है अपने लिए? कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, एक बार मैं टॉपिक देख लूँ, ऐसा छोटा टॉपिक जो खत्म होने वाला हो। एसओक्यूएल क्वेरीज वाला आपका टॉपिक कवर हो चुका है, उसमें गवर्निंग लिमिट ऑफ क्वेरीज बाकी है। तो गवर्निंग लिमिट क्या होता है? जैसे जैसे सेल्सफोर्स की रिलीज आती है तो कुछ ना कुछ लिमिट्स चेंज होती रहती है। तो लेटेस्ट लिमिट तो किसी को याद होती नहीं, लेकिन अगर आप गूगल पर डालोगे गवर्निंग लिमिट्स ऑफ क्वेरी, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ये एक तरीके से लिमिट्स होती है कि आप कितनी चीजें को एक साथ क्वेरी कर सकते हो, कितनी चीजें दिखा सकते हो, एक दो चीजों का। लेकिन उसमें कोई डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर मैं अगर मेरे को डीएमएल परफॉर्म करना है तो मैक्सिमम 10,000 रिकॉर्ड ही दिखा सकता हूँ। आप एसओक्यूएल क्वेरी से जो डेटा गेट करते हो उसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 की होती है। कितनी होती है? 50,000। ठीक है? तो इस तरीके से लिमिट्स होती है। थोड़ा सा इसको आप गूगल पे देख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी मैं भी देख के बता दूंगा आपको गूगल पे एक बार, क्योंकि इनकी जैसे जैसे रिलीज आती है ये कुछ ना कुछ लिमिट्स में चेंज करते रहते हैं। ओके, मैं ओके। कीबोर्ड काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर मंडे को सेम टाइम पे अपन कनेक्ट करते हैं ना, नए टॉपिक के साथ। ओके सर। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।